नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कोयला खदानों में कार्यरत श्रमिकों के हित में गठित जेबीसीसीआई में लिए गए निर्णयों एवं उनकी सुख सुविधाओं का। अभी वर्तमान में केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही है या केंद्र सरकार के कार्यकलापों से वर्तमान के जो श्रमिक संगठन के नेता हैं उनसे सभी लोग खुश नहीं हैं। केंद्रीय संगठन के नेताओं का मानना है कि केंद्रीय सरकार श्रमिक संगठनों के अस्तित्व को समाप्त करना चाहती है। यही वजह है कि श्रमिक संगठनों के हित को ध्यान में नहीं रखते हुए, श्रमिक संगठनों के साथ साथ श्रमिकों के हित को ध्यान में नहीं रखते हुए केंद्र सरकार ने अब तक बने 44 नियमों को समाप्त कर या उसको कम कर 4 पार्ट में बांटने का काम कर रही है। 4 पार्ट में अगर वह आ गया, सारे कानून अगर आ गए तो श्रमिक संगठनों का अस्तित्व तो समाप्त हो ही जाएगा। लोग जो हड़ताल करते हैं अपनी मांग के समर्थन में, वो हड़ताल भी नहीं कर सकेंगे। यह जो भी 4 पार्ट में कानून आ रहे हैं वह पूर्ण रूप से उद्योगपतियों के लिए है और उद्योगपतियों के पक्ष में यह निर्णय लिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में मजदूरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इन्हीं सब सवालों को लेकर के हमने दूरभाष पर जेबीसीसीआई में सीटू कोटे से शामिल होने वाले प्रतिनिधि डीडी रामानंदन जी से दूरभाष पर बात की। उनके द्वारा बातचीत किए गए कुछ प्रमुख हिस्सों के संबंध में या प्रमुख हिस्सों को आप लोगों के सामने रखेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगा कि जब जेबीसीसीआई 10वें की बैठक में शामिल होने वाले मेन मेंबर का जब यह मत है तो अन्य लोगों की क्या स्थिति होगा। आइए सुनते हैं और जानते हैं कि डीडी रामानंदन जी ने क्या कहा। जी। और अभी जेबीसीसीआई की बहुत काफी चर्चा है। तो सीटू की तरफ से 3 मेन मेंबर हैं और 3 वैकल्पिक में हैं। तो कौन कौन से हैं, थोड़ा सा नाम जानना चाह रहे थे। अभी तो नया कॉन्स्टिट्यूशन में नाम तो दिया नहीं है, पुराना नाम बोलिएगा तो हम बता सकते हैं। बस तो पुराना ही नाम दे दिया जाना अभी। हाँ, क्योंकि अभी तो एक आध हफ्ता में या 10 दिन में हो सकता है कि नाम देना पड़ेगा। जी 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 होगा तो जी। कौन कौन लोग में नाम हम बता देते हैं जी। सामने ही है मेरे पास, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। एक तो डीडी रामानंदन जी, दूसरा बंश गोपाल चौधरी जी, तीसरा है नरसिंह राव। ये मेन में हो गया। मेन में हो गया। अच्छा, ऑल्टरनेट में? ऑल्टरनेट में था एच.एस. बेग जी जय सोड़ी जी मानस कुमार चटर्जी। जी। अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़े हैं। हाँ। तो जैसा ये चर्चा चल रहा था कि जब दंतोपंत ठेंगरी बिंदेश्वरी दुबे समेत कई लोग जब थे, मैंने पुराने समय में और अब के यूनियन के नेताओं में जो कार्यकलाप है, जो गतिविधियां हैं, उसमें कुछ अंतर आया है क्या? देखिए, हमको तो वैसा नहीं, कालांतर में तो उद्योग के स्वरूप में बदलाव हुआ है जी। राज्य सत्ता में बदलाव हुआ है, मैंने देश का राज्य सत्ता मैंने केंद्र गवर्नमेंट सरकार। जी 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 जी। और ग्लोबलाइजेशन आया है जी। तो उस हिसाब से उद्योग में भी बहुत तरह का परिवर्तन हुआ है। उसका असर तो थोड़ा सा मजदूरों में भी है, नेताओं में भी है। तो ऐसा लगता है क्या कि इन दिनों जो है ट्रेड यूनियन के जो भी नेता लोग हैं, जो मतलब जो संबंधित संगठन से जुड़े हुए, चाहे उनके विचारधारा के, तो लोग सरकारी प्रस्त हो गए हैं, ऐसा लगता है क्या? नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता है। ऐसा नहीं लग रहा है। इवन देखिए, इवन सरकारी प्रस्त जो सामान्य तौर पर बीएमएस पर लगना चाहिए अभी। जी जी जी। लेकिन हमको नहीं लगा। 3 दिन का हड़ताल जो कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ किया, जी
बीएमएस भी पूरा ताकत के साथ, पूरा दमखम के साथ साथ में था, सब लोग एक साथ। तो इंटक जब था तो उस पर वैसा लगता था क्या? हड़ताल पर जाता था कभी कभी, जी ऐसा नहीं है कि इंटक भी, खास करके कोयला उद्योग में जो है जी। राजेंद्र बाबू थे तो वो मजदूरों के पक्ष में रहते थे। तो जेबीसीसीआई से इंटक को बाहर होने से क्या माने अन्य लोग अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, ऐसा लगता है? देखिए, कमजोरी का बात नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, वो लोग आपस में इन झंझट किया है, हम लोग चाहते थे कि वो लोग रहे, जी 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 जी। क्या है लेकिन कि होता है क्या ना कि जैसे यूनिटी अगर रहती है, अगर 5 हैं तो 5 मिल करके हम लोग प्रबंधन पर हावी हो सकते हैं, हम लोग चढ़ करके उसे। वो तो नेचुरल है, लेकिन क्या है कि चार रहने से भी सारा मजदूर जो है, जेबीसीसी का सवाल है, चार चार एक हो जाएगा तो चार के पीछे गोल बंद हो जाता है, जी 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 वही जी। मजदूर। देखिए, हम लोग चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि इंटर आवे, ऐसा हम लोगों का कि कोई यूनियंस का, चारों यूनियन की तरफ से या प्रबंधन की तरफ से या मेरे हिसाब से सरकार की तरफ से भी कोई इन लोगों को दिक्कत नहीं हुआ था, जी। आपस में केस मुकदमा करके कोर्ट से स्टे हो गया, हम्म। क्या किया जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा जानकारी थी कि अभी तक जहां तक हमको जानकारी है कि 44 कानून पारित करा करके और हाँ, मजदूरों के लिए काम कराया गया, मजदूर हित में आप लोग काम करवाए, और वो अब जो है 44 कानून को समेट करके 4 पार्ट में बनाया जा रहा है या बन गया है, ऐसा कुछ है? हाँ। तो इसका क्या असर पड़ेगा मजदूरों पर, या फिर ये मान के चला जाए कि श्रमिक संगठनों की कमी के कारण या कमजोरी के कारण 44 कानून को बदल करके 4 पार्ट में कर दिया जा रहा इसको दो पार्ट में बताते हैं। है? एक जी बात है कि 44 श्रम कानून जो है, जिसमें थोड़ा बहुत भी राहत था मजदूरों को, जी मैंने ऐसा नहीं कि मानते हैं कि हम लोग कानून जो है हमारे लिए एकदम पूरा मैंने सहूलियत देने वाला था, लेकिन फिर भी कुछ उसमें था जी मजदूर मजदूर पक्षी। अभी जो कोड बना है पूरा मजदूर के विरोध में है, जी मजदूर वर्ग का ही विरोध में है, जी ट्रेड यूनियन के विरोध में है। जी इसको कम, मैंने मिनिमम मैक्सिमम, मैंने मिनिमम जो है कॉस्ट और मिनिमम लेबर कॉस्ट और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के जी। नजर से 1 मिनट, हम 5 मिनट में करते हैं, तो उस दिशा से उद्योगपतियों के पक्ष में शांति रखने के लिए, उद्योग में शांति जी। मतलब उद्योग कोई मांगे नहीं, सहूलियत हो, हम्म। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए कानून किया है। इस कानून में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट समाप्त हो जाएगा। जी इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट, मैंने ये जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का प्रावधान लाया, जी। मैंने आपको मान लीजिए कि अभी कोई भी कोल इंडिया में या कहीं भी बैंक में हम्म। आपको एक नौकरी मिलता है, आप 60 साल तक काम करते हैं, रिटायर करते हैं, पेंशन है, फलना है, चिलना है। जी अब है कि भाई आपको 5 साल के लिए रखेंगे हम, जी भले आपको वही पैसा देंगे जो अभी मिलता है, लेकिन जी 5 साल के बाद आपको जरूरत होगा तो रखेंगे, नहीं तो आप चले जाइए। जी तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन बदल गया जा रहा है इस कोड से। जी दूसरा बात है कि हड़ताल करने में बहुत सारा पाबंदियां हैं, जब चाहे निकाल दो, कोई पूछने उसके लिए कोई बंद कर दो उद्योग को, उसके लिए जो पहले से कानून है लॉकआउट, ये ले ऑफ के लिए, उस सबको पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं है, वो है इसमें मजदूर संगठनों को अस्तित्व खत्म करने वाला भी बहुत सारा प्रावधान है। तो इसीलिए ये कानून के पक्ष में हम लोग नहीं है, कानून को हम लोग विरोध करते हैं। लेकिन क्या है, जैसे हिंदुस्तान का किसान जो है 6 महीना से लड़ रहा है, जी लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही। जी मजदूर लोग भी बहुत सारा हड़तालें किया, सरकार नहीं सुन रही है। तो क्या यहाँ पर श्रमिक संगठन जो है वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है, ये मान के चला जाए? अब अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो फिर कैसे श्रमिकों के हित में काम किया जाएगा या उद्योग हित में जो क्या है, बातें आती है? इसमें क्या है कि श्रमिक संगठन कमजोर है,
कि नहीं है, वो एक अलग बात है। आखिर आपकी बात नहीं मानी जा रही है। नहीं, जबकि एक समय रामानंदन साहब, जबकि एक समय था कि ट्रेड यूनियन के लोग धमकी दे देते थे केवल कि अगर हम श्रमिक हित की बात नहीं मानी जाएगी तो अविलंब हम खदानों को बंद कर देंगे, और प्रबंधन के लोग सुनते थे, सरकार में जो बैठे लोग हैं वो लोग भी सुनते थे। और आज भी बंद कर देता है, बंद कर देता है, लेकिन सुन नहीं रहा है ना। देखिए उसका कारण है ना सरकार, हम आपको पहले ही बोले कि सरकार का स्वरूप बदल गया जी। अभी सरकार तो मैंने सरकार नहीं ना चला रही है जी। सरकार चला रही है कॉर्पोरेट बिजनेस हाउसेस। अच्छा। हम लोगों का ये मानना है जी। इसीलिए वो उसका हित साधने के लिए जो है किसी भी हद तक जाएगा। इवन कृषि को जो है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ कृषि है, ये जो कानून क्या है जी, कृषि का कॉर्पोरेटाइजेशन है जी, कृषि कानून नहीं है ये। जी। तो हम लोग का मानना है कि देखिए इसमें मजदूरों को और ज्यादा एकजुट होना पड़ेगा। जी। आज नहीं तो कल मजदूर तो समझेगा, अभी तो नहीं समझ रहे, तो हम लोगों का कमजोरी है, मजदूर संगठनों का कमजोरी है। अगर 42 करोड़ मजदूर है जी, अभी थोड़ा ज्यादा होगा, 50 करोड़ मान के चलते हैं, 50-55 करोड़ मजदूर है, 42 करोड़ का 5 साल का अगले का आंकड़ा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रोज काम कर रहे हो, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन में बहुत आदमी का नौकरी चला गया। जी। लेकिन माना जाता है कि 50 करोड़ मजदूर है जी। किसी मजदूर छोड़ के, जी। खेती वाला छोड़ के। अगर जिस दिन इसको समझ में आ जाए अपना अधिकार, अपना हक कौन कर रहे हैं, जी, अपना हक के लिए कौन लड़ रहा है, जिस दिन इसको समझ में आ जाए तो सत्ता में नहीं बैठेगा वो मजदूर या मजदूर का रिप्रेजेंटेटिव। ये कमजोर होने का सवाल नहीं है। देश में मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, मेहनत कश आंदोलन कमजोर हुआ तभी सत्ता में आया मोदी। जी। इस तरह से देखना चाहिए। जी। अगर मजदूर आंदोलन मैंने दीते हुए वाला नहीं है। मजदूर आंदोलन हम उसको बहुत ब्रॉडर सेंस में बोलना है। जी। और किसान आंदोलन, मेहनत कश आवाज, वो कमजोर हुआ है। इसीलिए किसका आवाज मजबूत हुआ है? अडानी का, अंबानी का, कॉर्पोरेट हाउसेस का, सारा मीडिया को खरीद लिया। मैंने देखिए बुरा मत मानिएगा, हम नहीं ठीक नहीं पता नहीं है आपके बारे में, हमको कुछ पता नहीं, फिर भी हम कुछ बता दे रहे हैं। नहीं क्या एफिलिएशन है या कहीं से है, इंडिपेंडेंट है, क्या चैनल है, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, कुछ हमको पता नहीं, फिर भी हम सोचे कि जब आप बात किए तो बताना चाहिए। तो अगर इसी ना उन लोग का आवाज, उन लोग का बात ज्यादा चलता है। हमको बताइए, मैंने आज आजादी का समय में, आजादी होने के बाद जो है मजदूरों ने धीरे धीरे उस सरकारें का आंख में कुछ पानी था जनता के लिए, आज नहीं है, आज नहीं। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।